Hello and welcome to the Nursing Key. My name is Shivam and today we are going to discuss about two important things. Those are respiratory acidosis and respiratory alkalosis. So before we understand these both terms, we need to first understand what is alkalosis and what is acidosis. तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स को समझेंगे. तो एसिडोसिस और एल्कलोसिस दोनों ही हमारे एसिड बेस के डिसऑर्डर्स हैं. ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पीएच स्केल को देखेंगे. तो देखिए पीएच स्केल जो होता है वहाँ पे जो 7 है ये एक न्यूट्रल पॉइंट है. ठीक है, यानी कि यहाँ पर एसिडिटी और जो एल्केलिनिटी होती है, ठीक है, एसिड और जो बेस होते हैं वो दोनों सेम लेवल पर होते हैं. ठीक है, लेकिन जैसे हम लेफ़्ट की तरफ बढ़ते हैं तो ये एसिडिटी की तरफ बढ़ते हैं हम, यानी यहाँ पर जो 0 नंबर वाला सब्सटेंस है वो ज़्यादा एसिडिक होगा. और अगर हम राइट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर एल्केलिनिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, यानी कि यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन ज़्यादा होंगे. ठीक है, यहाँ पे बेस ज़्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे. अब देखो जो हमारे ब्लड है उसकी जो पीएच है वो होती है 7.4. ठीक है, और जो उसकी रेंज है वो है 7.35 टू 7.45. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो स्लाइटली बेसिक है क्योंकि ये 7 से राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है. और इसकी जो रेंज है 7.35 टू 7.45, यानी कि अगर ये 7.35 टू 7.45 की रेंज में है तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा ब्लड है वो एकदम नॉर्मल है. ठीक है, उसके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस है वो सही हैं और वो हमारी बॉडी सही तरह से काम कर रही है. अब अगर मैं ये बोलूँ कि अगर ये जो हमारा ब्लड है, ठीक है, ये अगर लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाए तो हम इस सिचुएशन को बोल देते हैं हम एसिडोसिस. ठीक है, यानी कि बॉडी एसिडिक हो रही है. और अगर यही राइट की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाए तो इसको मैं बोल दूंगा एल्कलोसिस. ठीक है, यानी कि बॉडी बेसिक की तरफ बढ़ रही है. तो हमारी ये चीज़ क्लियर हो गई. अब ये जो एसिड बेस इम्बैलेंसेस हैं ये दो तरह से होते हैं. एक होते हैं रेस्पिरेटरी, ठीक है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. ठीक है, दूसरे होते हैं मेटाबॉलिक, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. अब ये रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक क्या होते हैं कि देखो भाई, रेस्पिरेटरी का सिंपल मतलब है रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन से इन्वॉल्व होगा. तो यानी जिसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो, ठीक है, वो तो हो गया. हम उससे जो एसिड बेस इम्बैलेंस होते हैं उसको हम बोल देंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. और जिसमें हमारा मेटाबॉलिक यानी जिसमें हमारी किडनीज इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसको हम बोल देंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस, जो भी एसिड बेस इम्बैलेंस होगा. तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे हमारे लंग्स और मेटाबॉलिक में आगे हमारे किडनीज. ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले हमारे मेन टॉपिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को बात करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एसिड बेस इम्बैलेंस जो कि है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ठीक है, अब देखो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी यानी कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व होगा, यानी कि जो हमारे लंग्स हैं वह इन्वॉल्व होंगे इसमें. अब देखो किसी भी वजह से यदि हमारे जो लंग्स हैं वो काम नहीं करें या जो हमारा रेस्पिरेशन है वो इम्प्रॉपर हो जाए तो सबसे पहले तो देखो इसमें मेन बात समझने की क्या है कि रेस्पिरेशन हमारा इम्प्रॉपर होना चाहिए. ठीक है, अब रेस्पिरेशन अगर इम्प्रॉपर होगा तो हमारी बॉडी में जो CO2 है उसका कंपोजिशन बढ़ता रहेगा. ठीक है, वो अमाउंट उसका इंक्रीज होता रहेगा और जो हमारा ऑक्सीजन है उसका अमाउंट घटता रहेगा. तो ये जो CO2 है ये हमारे ब्लड में एसिडिक कंटेंट्स के रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि ये है H2CO3 फॉर्म करता है जो कि एक एसिडिक सब्सटेंसेस है. ठीक है, तो ये हमारा जो CO2 किसको डिनोट करेगा, एसिडिटी को. तो जब भी बॉडी में CO2 बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे ब्लड की pH है वो कम हो जाएगी, वो 7.35 से कम की तरफ जाएगी. तो जो हमारी pH है वो 7.35 से कम की तरफ बढ़ेगी. ठीक है, यानी वो एसिडिटी की तरफ बढ़ती जाएगी और हमारे बॉडी में CO2 का कंपोजिशन बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी इटियोलॉजी का मतलब होता है क्या इसके कॉजेज़ हैं. तो मैं कह सकता हूँ कि इसके कॉजेज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, रेस्पिरेटरी डिजीजेस. ठीक है, अब रेस्पिरेटरी डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं. ठीक है, तो इसमें हो सकता है हमारा COPD हो सकता है, एस्थमा हो सकता है. ठीक है, और जितनी भी डिसऑर्डर्स होते हैं अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वो सारी आ जाएंगी हमारी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में. ठीक है, तो दूसरे में हम बोल सकते हैं कि ब्रेन को इंजरी हो गई कोई. अब देखो यार जो ब्रेन है इसमें हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे जो मसल्स हैं ताकि जो रेस्पिरेशन की कंप्लीट प्रोसेस है वो हो सके. तो अगर ये ब्रेन में इंजरी हो जाएगी तो हमारे रेस्पिरेटरी जो सेंटर्स है वो डिप्रेस हो जाएंगे और रेस्पिरेटरी सेंटर्स डिप्रेस होने की वजह से जो हमारा बॉडी है वो CO2 को रिटेन करना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, इसके अलावा तीसरी और कौन सी चीज़ आ सकती है इसमें, तीसरी आ सकते हैं CNS डिप्रेसेंट. ठीक है, तो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो चीज़ें डिप्रेस करती हैं जैसे सेडेटिव्स हैं,
ठीक है। फैंटानिल का आपने नाम सुना होगा, फैंटानिल एक सिडेशन है, सिडेटिव है। मिडाजोलाम का आपने नाम सुना होगा, प्रोपोफॉल का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। जैसे सिडेटिव्स आ गए इसमें नारकोटिक्स आ जाएंगे, ठीक है, और आपके एनेस्थीसिया आ जाएगा, ठीक है। तो 3 चीज़ें आ गई इसमें, सिडेटिव्स, नारकोटिक्स और एनेस्थीसिया। अब इसको याद करने के लिए हम एक निमोनिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे R फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, B फॉर ब्रेन इंजरी एंड C फॉर CNS डिप्रेसेंट। तो ये हमारा निमोनिक हो गया इनको इटियोलॉजी को याद करने के लिए। तो इटियोलॉजी क्लियर हो गई, जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, CNS डिप्रेसेंट्स है जिनकी वजह से रेस्पिरेशन इम्पेयर होगा, तो एटियोलॉजी हमारा क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है, यानी कि रेस्पिरेशन इम्प्रॉपर है, तो सिचुएशन में क्या होगा कि जो हमारा वेंटिलेशन है वो सही से नहीं होगा। तो इस टर्म को हम नाम दे देंगे क्या, हाइपोवेंटिलेशन। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट इसमें समझने की है वो ये है कि जब हमारे बॉडी में एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है, तो एसिडोसिस की सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, ये हमने मान लिया हमारा ब्लड है, ठीक है, इस ब्लड में H पॉजिटिव जो आयंस है उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। H पॉजिटिव आयंस और जो CO2 होता है वो एसिडिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी ये बॉडी में ज़्यादा होंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारी एसिडिटी ज़्यादा है, जो pH है वो लोअर एंड की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोलाइट्स वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो पोटेशियम है यह एक इंट्रासेलुलर कैटायन है, यानी कि सेल्स के अंदर मौजूद होता है ये। तो क्या करता है ये कि जब एसिडिटी हो रही है और ब्लड में हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी कॉम्पनसेट करने को ट्राई करती है। वो क्या करती है कि इस पोटेशियम को तो निकालती है सेल से बाहर ब्लड में, ठीक है, और जो हमारा H पॉजिटिव है इसको ट्रांसफ़र कराएगी ये ब्लड से सेल के अंदर, ठीक है। तो यानी कि ट्राई करती है कि जो हमारी एसिडिटी है वो थोड़ी कम हो जाए, ठीक है, ताकि बॉडी को सडन चेंज से कोई हार्म ना हो, ठीक है। तो पोटेशियम का अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, और पोटेशियम का अमाउंट ब्लड में ज़्यादा होने को क्या बोलते हैं हम, हाइपर कैलेमिया। जब एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहे हैं, यानी एसिडोसिस हो रहा है रेस्पिरेटरी, तो हमें किसके लिए मॉनिटर करना है, हाइपर कैलेमिया के भी लिए भी मॉनिटर करना है, क्योंकि हाइपर कैलेमिया में भी पेशेंट की जो सिचुएशन है वो बिगड़ सकती है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस समझने का। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन पुअर है, यानी कि बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, इसकी वजह से क्या क्या चीज़ देखने को मिल सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है, ठीक है, ब्रेन को जब ऑक्सीजन नहीं मिल सकती है। उसके बाद डिजीनेस हो सकती है, ठीक है, कन्फ्यूज़न, हेडेक। ये सारी चीज़ें क्यों होती है, ये सारी चीज़ें होने का यही कारण है, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, ठीक है। तो देखो, रेस्पिरेटरी इसका कॉज क्या है, तो इसका कॉज है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो मैनेजमेंट क्या होंगे कि आप कॉज को करेक्ट करो, करेक्ट द कॉज, ठीक। हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा इसमें, नर्सिंग कंसिडरेशन क्या होगा, ठीक है। नर्सिंग में हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए, जब भी किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है तो हम उसको सेमी फॉलर पोजीशन देते हैं, ठीक है। सेमी फॉलर पोजीशन क्या होती है, इसमें हम पेशेंट को 45 डिग्री पे प्रॉप्ड अप कर देते हैं, यानी कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है कुछ, ठीक है, जो उसका हेड एंड है वो इस तरह से हम 45 डिग्री पर एलिवेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं और ज़्यादा एयर अंदर जाती है, तो रेस्पिरेशन में हेल्प मिलती है, प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या कर सकते हैं कि हम O2 थेरेपी दे सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन टिश्यूज़ को पहुंच सके। और क्या कर सकते हैं हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग करो, ठीक है, उसको बोल सकते हैं कि आप कफ करो, ठीक है, इससे भी जो एयरवे है वो क्लियर होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे सामने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के बारे में। तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में कॉज क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। तो यहाँ कॉज में हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो ज़्यादा हो गया। अब रेस्पिरेशन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी जो CO2 है वो वॉश ऑफ हो जाएगी, ठीक है, बॉडी में CO2 का अमाउंट कम हो जाएगा। CO2 किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिडोसिस को। तो अगर CO2 कम, तो जो बॉडी है वो एल्कलाइन की तरफ बढ़ेगी, ठीक है, वो राइट की तरफ शिफ्ट होगी, pH बढ़ने लगेगी उसकी, तो ये एल्कलिनिटी को रिप्रेजेंट करेगा अगर CO2 कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, हाइपोक्सिया हो सकता है इसका कॉज, कि जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, टिश्यू लेवल पे जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो जो हमारे लंग्स है वो कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा बार वेंटिलेट कर रहे हैं, और हाइपोक्सिया की वजह से
हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है। तो पहला कॉज क्या हो गया, हाइपोक्सिया या हाइपर वेंटिलेशन। अब इस हाइपर वेंटिलेशन को हम ओवर वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोथ आर सेम टर्म्स। दूसरा एस्पेक्ट आता है इसका पेन। थर्ड एस्पेक्ट हम इसका देख सकते हैं पायरेक्सिया। तो जब फीवर होता है तब भी आपको पता है हार्ट रेट बढ़ जाती है और उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इटियोलॉजी आपके सामने क्लियर होगी कि जब लंग्स ज़्यादा काम कर रहे हैं, जब ज़्यादा वेंटिलेशन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो सकता है। अब इस सिचुएशन में आपको क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या आपको साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला तो आपको यही देखने को मिल सकता है, हाइपर वेंटिलेशन। हमको दिखेगा कि पेशेंट ज़्यादा सांस ले रहा है, वो ज़्यादा बार वेंटिलेट कर रहा है। तो पहली चीज़ हो गई हाइपर वेंटिलेशन। दूसरी चीज़ हाइपोकैलेमिया। अब हाइपोकैलेमिया क्यों देखने को मिलती है आपको, क्योंकि जो हमारा ब्लड है इसमें H पॉजिटिव आयंस कम हो जाएंगे और इसको कंपनसेट करने के लिए जो पोटेशियम है जो ब्लड में प्रेजेंट है ये सेल्स में शिफ्ट होगा, ठीक है। और जो सेल्स के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस है वो शिफ्ट होंगे हमारे ब्लड में, किसके लिए, कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, ताकि जो ब्लड की पीएच है वो कंट्रोल में आ सके, ठीक है। तो बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो स्मार्टली एक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या क्या देखने को मिल सकता है, जब पीएच का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारी बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन होती है एल्बुमिन, वो कैल्शियम से बाइंड होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो कैल्शियम की एफिनिटी है वो एल्बुमिन से काफ़ी बढ़ जाती है जब पीएच हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर एल्बुमिन कैल्शियम से बाइंड हो जाएगा तो ब्लड में जो फ्री कैल्शियम है उसका अमाउंट कम हो जाएगा और इससे हमारा क्या सिम्टम आ सकता है, इससे हमारा आ सकता है हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। अब ये जो हाइपोकैल्सीमिया है इस सिचुएशन में आपको कौन कौन से और सिम्टम देखने को मिलेंगे जो हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलते हैं, जैसे कि टिटेनी देखने को मिल सकता है आपको, है ना, ट्रोशू साइन देखने को मिल सकता है, चोस्टेक्स साइन देखने को मिल सकता है, ट्रोशू साइन और चोस्टेक्स साइन। इसके अलावा और क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे कि देखो एसिडोसिस एल्कोलोसिस हो रहा है तो डेफिनेटली हमारे कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, और इसमें टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमारे क्लियर हो गए। तो देखो यार, रेस्पिरेटरी जो एल्कोलोसिस है इसको मैनेज कैसे करोगे, तो देखो मेडिकल मैनेजमेंट तो ये हो गया कि आप कॉज को करेक्ट कर दो, ठीक है, करेक्ट द कॉज। लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट देखना है हमको, तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है पेशेंट तो हम उसको बोलेंगे कि आप हाइपर वेंटिलेट मत करो, धीरे धीरे सांस लो, ठीक है। आप एनकरेज करोगे अप्रोप्रिएट ब्रीदिंग, ठीक है। आस्क हिम टू होल्ड द ब्रीथ, ये वो वॉलेंटरली अपनी ब्रीथ को होल्ड करेगा जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी में थोड़ी CO2 रिटेन होगी, ठीक है। और तीसरा क्या बोल सकते हैं इसको कि रीब्रीदर मास्क का यूज़ करें। अभी जो रीब्रीदर मास्क हैं इसमें क्या होता है कि हम अपनी ही एक्सेल्ड एयर्स को खुद लेते हैं वापस, इसमें भी CO2 रिटेंशन हो जाएगा। और क्या क्या हो सकता है, हम CO2 बाई पेपर बैग दे सकते हैं, एक पेपर बैग बना के दे सकते हैं और उसको नाक के पास लगा के ताकि उसी में वो एक्सेल करे, ठीक है। CO2 बैग दे सकते हैं उसको हम, ठीक है। तो ये चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं। तो इतना काफ़ी है आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस समझने के लिए। अगले चैप्टर में हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस को क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.thenursingkey.in। थैंक यू सो मच, बाय बाय।